नमस्कार बच्चों। चलो, कक्षा 8 सत्र 2 उसकी दूसरी इकाई जिसका नाम है कच्छ की सैर। कच्छ की सैर, शेर नहीं, कच्छ की सैर। ठीक है, तो फिर इस इकाई को लिखा है श्री हरेश ढोलकिया ने। पहले उस लेखक का हम परिचय ले लेते हैं कि कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। वह पहले पढ़ाते थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है, यानी कि शिक्षा से आप जाने जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। जो कलाम जी की आत्मकथा कही जाती है, जो उसने इंग्लिश में लिखी है, उसका उसने अनुवाद यानी कि भाषांतर किया है गुजराती भाषा में। हमारी मातृभाषा में उसने उसका रूपांतर किया है, जिसका शीर्षक है अगन पंख। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। आप लेखन कार्य में कौन कौन से क्षेत्र में लिखते हैं वह यहाँ पे बताया गया है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं, यानी कि कच्छ मित्र नाम का एक सामयिक या वर्तमान पत्र है जिसमें कॉलम आती है अलग अलग। उसमें कॉलम का नाम है सुरखाब, उसके अंदर वह लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। यह सब कुछ उसने गुजराती में लिखा है। अब इस इकाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें संक्षिप्त में, सारांश में। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, यानी कि लेखक ने इस इकाई में कच्छ कैसा है, कच्छ कहाँ है और कच्छ में क्या क्या प्रवृत्तियाँ होती है और कच्छ की क्या क्या विशेषताएं हैं, यह सब कुछ इस इकाई में बताने का प्रयत्न किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थलों का परिचय कराया है। इर्द गिर्द यानी कि उसके आसपास के स्थलों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है, यानी कि हमारी मूल संस्कृति क्या है वह इसमें जागृत की गई है। फिर उसका संरक्षण यानी कि उसको कैसे बचाए रखें वह भी बताया गया है। इन सब देश प्रेम क्या होता है, यह सब मूल्यों इसमें छुपे हुए हैं, उसको उजागर करने का या फिर उसे प्रसारित करने का उसने प्रयास किया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। यहाँ पे आपने जो कच्छ की यात्रा की है उसके ऊपर से आपकी क्या भावना है, कच्छ कैसा है, वह उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यह हुआ लेखक परिचय और इकाई परिचय संक्षिप्त में। अब हम इकाई के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका प्रकार अब आपको पता चल गया होता कि क्या है यह, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले तो दो कच्छ विस्तार के चित्र दिए गए हैं जो बहुत ही रमणीय है, देखने के लायक है। जैसे ही देखते हैं तो हमारा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। अब हम इकाई की तरफ जाते हैं कि भारत एक विशाल देश है जिसमें बहुत सारे देखने लायक स्थल हैं, दर्शनीय यानी देखने लायक स्थल है। और जितने भी देखने लायक स्थल है, जगह है, उसका अपना खुद का एक महत्व है, विशेषता है, सौंदर्य है। वो सब लोग अपनी कोई कोई विशेषताओं की वजह से ही जाने जाते हैं। तो गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है, यानी कि अलग प्रकार का यह राज्य है। जैसे सभी राज्य में होता है वैसे गुजरात है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी विशेषता है, एक अलग प्रकार का ही विस्तार है। क्यों? क्योंकि गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। कच्छ बच्चों
ऐसा जिला है जहाँ पे सूखा बहुत पड़ता है। आप लोगों ने 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान में कच्छ और उसका पड़ोसी राज्य राजस्थान कैसा है वह सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। तो कच्छ विस्तार है वह कैसा विस्तार है जहाँ पे बारिश कम होती है और वहाँ पे एकदम से वनस्पतियाँ कम होती है। उज्जड़ विस्तार जिसे हम बोलते हैं वैसा उज्जड़ विस्तार था। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि उज्जड़ विस्तार था, लेकिन अब उसकी परिस्थिति एकदम बदल चुकी है। जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है, यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। कोई भी ऐसे यात्री जाते हैं तो उसे कच्छ देखने की बहुत इच्छा होती है। क्यों, वो हम पूरी इकाई में पढ़ेंगे, क्योंकि कच्छ खुद इतना अच्छा है और फिर कच्छ के आसपास के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो कई खूबियों के कारण जाने जाते हैं। ठीक है, इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है, यानी कि पुराने ज़माने में यहाँ पे जो कथाएं हुई उसके आधार पर हम देखें तो इसमें ऐतिहासिक स्थल भी है, वह भी हम कह सकते हैं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम या फिर संग्रहालय भी कह सकते हैं। देखो बच्चों, कच्छ जिला एक ऐसा विस्तार है जहाँ पे ऐसे ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है और फिर औद्योगिक स्थल भी इतने सारे हैं कि जिनके कारण वह बहुत ही उच्च कक्षा तक पहुँच सका है। तो इन सभी स्थलों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो आगे समझते हैं कि कच्छ में प्रवेश करते ही, जैसे ही हम कच्छ जाते हैं तो जैसे ही हम राजकोट आते हैं तो जैसे कहीं भी आओ तो जिसका जो मेन पोस्ट होता है तो वह आता है, वैसे ही यहाँ पर भी कच्छ में हम प्रवेश करते हैं तो हमें रेगिस्तान का 2 भाग देखने को मिलता है। रेगिस्तान यानी, अब हम आपको गुजराती में समझाना चाहेंगे क्योंकि हम मातृभाषा में ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, इसीलिए। तो 2 भागों में देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान यानी रण, हमारी गुजराती भाषा में इसे रण बोलते हैं। तो यह 2 रण वहाँ पे दिखाई देते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। ये सच बात है बच्चों, हम गए थे, हम देखते ही रहे कि कहाँ पे रेगिस्तान है, लेकिन रेगिस्तान जैसा कुछ नहीं, बहुत देखने लायक है। यानी कि रण કહેવામાં આવે છે પણ રણ જેવું ત્યાં જોવાતું નથી, બહુ સુંદર હોય છે। रेत कहीं नजर नहीं आती। अतः यानी कि એટલે કે यह अनूठा रेगिस्तान એટલે કે આ એક अलग प्रकारનું જ રણ છે। सामखियाली, यह शब्द शहर का नाम है, सामखियाली। ठीक है, तो यह सामखियाली स्थल है, उसे हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। बच्चों, एकदम शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रश्न है ना, उसमें सभी को इतना कन्फ्यूज़न होता है। इस वक्त मैंने बोला और आपको याद रह भी गया कि सामखियाली कच्छ का प्रवेश द्वार है, लेकिन जैसे ही कच्छ कहाँ पे पूरा होता है उस शहर का नाम आएगा और बाद में जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें आप लोग उलट पुलट कर देते हो। जो प्रवेश द्वार होता है उसे उसका अंत बता देते हैं और जो अंत होता है उसे उसका प्रवेश द्वार बता देते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं शहर का नाम इस वक्त नहीं बता रही हूँ। इस वक्त सिर्फ आपको यही याद रखना है कि सामखियाली कच्छ का प्रवेश द्वार है। ठीक है, कच्छ की यात्रा यहाँ से आरंभ होती है, शुरू होती है। यहाँ फिर जैसे ही कच्छ में हम प्रवेश करते हैं तो उत्तर दिशा, यहाँ पे दिशा चिन्ह भी किया गया है कि उत्तर दिशा की ओर बार बार सिखाया है, फिर भी याद दिला दे कि यहाँ पे जो और का प्रयोग किया गया है, देखो 2 मात्राएं नहीं है, सिर्फ एक ही मात्रा है, यानी कि तरफ। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा का प्रारंभ होता है जहाँ पे रापर गांव का नाम है, बहुत छोटा गांव है। बच्चों, जब आपका जन्म नहीं हुआ था ना तब यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप हुआ था।
और माना जाता है कि उस भूकंप का केंद्र यह रापर गांव ही था, मुख्य केंद्र रापर था। धोलावीरा से पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। मोहेंजोदड़ो बच्चों बहुत ही प्राचीन पौराणिक स्थल है, जहाँ पे आप यहाँ पे पास में दी हुई तस्वीर देख सकते हैं और उसके ऊपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय में बांधकाम कैसे होता था। बच्चों उस समय की नगर व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, इतनी बढ़िया थी, हमने तो देखा तो हम आपसे बयान नहीं कर पा रहे। अगर आप खुद कभी जाओ तो देखना, बहुत बढ़िया है। वहाँ की जो नगर व्यवस्था है कुछ अलग प्रकार की थी। उस वक्त गटर व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, जो इस वक्त हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन उस समय बहुत बढ़िया वह व्यवस्था थी। तो बांधकाम सभी इतने अच्छे थे कि न पूछो बात। तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में मैं ज़्यादा न बताऊँ, एक और उदाहरण दूँ जिसकी वजह से शायद किसी को यह सब कुछ याद आ भी जाए। एक फिल्म आई थी जिसमें हीरो थे, हाँ आप सबके फेवरेट ऋतिक रोशन, और उस फिल्म का नाम भी मोहेंजोदड़ो ही था। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो थोड़ी बहुत झांकियाँ उसमें देखने को मिलेगी। उसमें होता है वो सब कुछ सच ही है वह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाता है कि उस समय की रहनी करनी, यानी कि सब लोग कैसे रहते थे। उसमें आप देखेंगे तो उसके कपड़े कैसे पहने होते हैं। अगर आपको एकदम गुजराती में, प्योर गुजराती में मैं समझाना चाहूँ तो कोथड़ा, शणना कोथड़ा જે હોય છે ને આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે, वह कोथले के वस्त्र बनाकर पहने हुए हैं। उस समय वैसे कोई था नहीं कुछ ऐसे वस्त्र, इसलिए वो देख लेना आप लोग फिल्मों में कि कैसा वस्त्र उसने पहना हुआ है और वहाँ की नगर व्यवस्था कैसी है, वो सब कुछ देख लेना। तो ये मोहनजोदड़ो है, वह हमें देखने को मिलता है। यहाँ 5000 वर्षों के अवशेषों का अंग है, यानी कि इतनी पुरानी बात है, फिर भी वहाँ पे उस समय के यह सब कुछ हमको यहाँ अवशेष दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं कि तब उसने कैसे पत्थर इस्तेमाल किए थे, कैसा आर्किटेक्ट प्रयोग किया गया था, यह सब कुछ हमें देखने को मिलता है। यह प्राचीन नगरी दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं, क्योंकि उस समय कोई इंजीनियर पड़ा हुआ नहीं था, फिर भी इतना आकर्षित बांधकाम वहाँ पे था। नहीं कोई मेजर टेप थी, नहीं कोई माप तोल था, फिर भी कितना परफेक्टली वहाँ पे सब कुछ किया हुआ है, वह देखकर हम लोग चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता का दर्शन देखने को मिलता है। इतना पुराना होकर भी आज के ज़माने के जो बना रहे उनसे भी कई आकर्षित ऐसी डिज़ाइन वहाँ पे हमको देखने को मिलती है। आगे हम जाते हैं और देखते हैं सामखियाली से पश्चिम की ओर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे भचाऊ शहर का नाम है बच्चों, भचाऊ नगर आता है जो बड़ा गांव है। इतना बड़ा गांव है जो कि जैसे नगर हो। बच्चों ये गांव, नगर, शहर ये सब शब्द है वह इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान में आपको आ गया होगा कि कितनी बस्ती हो तो उसे गांव कहते हैं, कितनी बस्ती हो तो उसे नगर कहते हैं और कितनी बस्ती हो तो हम उसे शहर कहते हैं। कितनी बस्ती हो तो वहाँ पे नगर पालिका होती है, कितनी बस्ती हो तो वहाँ पे महानगर पालिका होती है। ऐसा सब कुछ आता है सामाजिक विज्ञान में। तो उसके आधार के ऊपर से यहाँ पे कह सकते हैं गांव था लेकिन नगर के जैसा था। जो व्यवस्था नगर में होनी चाहिए वो सब व्यवस्था गांव में थी। वहाँ से गांधीधाम वह शहर का नाम है, औद्योगिक कारखानों का शहर है जहाँ पे बहुत सारे उद्योग विकसित हुए हैं। जैसे यहाँ राजकोट में जीआईडीसी एकदम से उद्योग स्थल बना हुआ है जो पूरे देश में एकदम चर्चित है। तो यहाँ पर भी ये गांधीधाम है वह कारखानों का शहर कहा जाता है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। बच्चों गांधीधाम का दो महत्व यहाँ पे दिखाई दिया है, एक तो औद्योगिक शहर है और दूसरा
सिंधी प्रजा होती है, जैसे पारसी होती है, सिख होती है, वैसे ही सिंधी प्रजा होती है जो पाकिस्तान में पहले रह रही थी, वो पाकिस्तान छोड़कर भारत रहने आ गई थी और भारत में आकर वो वहाँ पे रुके थे। गांधीधाम में उसने अपना डेरा बसाया और वहाँ पे आके वह स्थिर हुए। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। बच्चों, जहाँ पे उद्योग होता है ना, उसका विकास संभवतः शक्य है, वह बहुत ज़्यादा जल्दी से विकसित होते हैं। जैसे चलो मैं ये आपको बता दूँ कि हमारे राजकोट में कोई एक ऐसा उद्योग बना, तो आप देख लेना कि जैसे उद्योग का बांधकाम शुरू होता है तो उसके तुरंत ही वहाँ आसपास 2-3 चाय की दुकानें बन जाती है, ब्रेकफास्ट की दुकानें बन जाती है, खाने पीने की दुकानें बन जाती है, करिए किराने की प्रोविज़न स्टोर बन जाते हैं, एक का दूध की 2 दुकानें बन जाती है, ऐसा सब कुछ। तो जितनी भी दुकानें मिलती है तो उतने लोगों को रोजगारी मिली ना, तो फिर वो विकसित जल्दी होता है, यानी कि आर्थिक सद्धर होने लगता है। तो ऐसे वह विकसित होने लगा है। आदिपुर से गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। मैं बार बार जब भी बंदरगाह आता है ना बच्चों, तब मैं हंसाने के लिए बोलती हूँ। वैसे तो आप सब लोग बड़े हो गए हो इसलिए पता होता है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ सबको कि यह बंदर यानी वो खेलकूद वाला जो कूदा कूद करता रहता है, वो बंदर नहीं। समझ गए कौन सा बंदर? ठीक है, चलो। तो फिर यह एक बंदरगाह है, जो गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह है, वह है कंडला। ठीक है, तो वो वहीं पे स्थित है, कच्छ में ही। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ पे जो स्थायी प्रजा है वो कंडला के आधार पर ही अपनी रोजी रोटी प्राप्त करता है, आर्थिक सद्धर बनते हैं। इसलिए कंडला बंदर वहाँ पे बहुत बड़ा योगदान देता है सब लोगों को आगे बढ़ाने में या फिर विकास करने में। कंडला से दक्षिण की ओर जाए, यानी कि कंडला से दक्षिण की तरफ हम जाए तो एक धार्मिक स्थल आता है जो बहुत प्राचीन है, जिसका नाम है भद्रेश्वर जैन यात्रा धाम। भद्रेश्वर मंदिर है वहाँ पे, जो जैन लोगों का है। और वो जो बना गया है ना बच्चों, वो संगमरमर से बना हुआ 2500 साल पुराना जिनालय है। लेकिन जब मैं अभी बात की ना मैंने आपसे भूकंप की, तो वह भूकंप आया ना तो उसमें वह खंडित हो गया, यानी कि जो एकदम अच्छी तरीके से था वो अब वैसा नहीं रहा था, वह खंडित यानी कि टूट चुका था। टूट जाना यानी खंडित होना, और ऐसा कि ऐसा ही रहना, वह अखंडित, उसमें कोई भी आँच नहीं है, वह अखंडित है। लेकिन यह खंडित हो गया क्योंकि वह बहुत पुराना था इसलिए। लेकिन इस वक्त उसका पुनः निर्माण एकदम से शुरू हो गया है जोर शोर से, और वह आधुनिक युग का स्पर्श, क्योंकि अभी अब उसका पुनरावर्तन यानी कि उसे रिनोवेशन जैसे बोलते, रिनोवेशन उसका शुरू है, तो सिर्फ आधुनिक टच तो आना ही आना है। तो थोड़ा सा आधुनिक टच देके उसे वापस अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है। शायद मैंने देखा था तब आधा तो हो ही चुका था, तो अब शायद हो भी गया हो उसका संपूर्ण कार्य, कि वह पूर्ण उसका रिनोवेशन हो गया हो। उसका कार्य जो जोरों शोरों से चल रहा है, उससे आधुनिक स्पर्श मिला है। फिर उसके बाद आता है मुंद्रा शहर। मुंद्रा शहर तहसील का मुख्यालय भी है। तहसील यानी मैडम, यह तहसील यानी क्या? जब मैडम बताती है उनसे पहले तो सवाल पूछ ली लेते हैं आप लोग। तो फिर तहसील यानी अगर मैं आपको गुजराती में समझाऊँ तो तालुको। ग्राम पंचायत, तालुको, जिल्लो, राज्य અને દેશ, એ રીતે જે આપણે વિભાગો પાડેલા છે તેમાં तालुको। तो फिर यह तहसील का मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। वहाँ भी बहुत सारे उद्योग खिले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, यानी कि एकदम फले फूले हुए हैं, इसलिए वह भी विकसित हो चुका है। जो बच्चों मैंने आपको अभी जिनालय की बात बोली ना, वह यह जिनालय है, यही वहीं पे। बहुत बढ़िया है, अगर आप जाएंगे तो इतना मज़ा आएगा, वहाँ पे इतनी शांति मिलती है, बहुत बढ़िया। तो फिर आगे हम देखते हैं कि भाई वहाँ से अगर हम जाएंगे मुंद्रा से आगे, तब वहाँ पे आपको
क्या दिखाई देगा, तो कि एक समुद्र तट दिखाई देगा जो बंदरगाह के नाम से विकसित है और यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी है। अब समुद्र तट यानी किनारा जो है, उसके किनारे का तटीय विस्तार है वह यात्रा के हुए वहीं से, क्योंकि हाईवे वहीं से पसार होता है, हमारे साथ साथ दरिया चलता होता है ना, ऐसा हमें लगता है समुद्र। तो वहाँ से मांडवी जा सकते हैं। मांडवी एक शहर का नाम है, खाने की चीज़ होती है लेकिन यहाँ पे यह शहर है। ठीक है, तो फिर मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, वहाँ तो बहुत मज़ा आता है बच्चों समुद्र में नहाने जाने का, लेकिन जाना मत, डर लगता है। अगर जाते हैं तो सिर्फ पैर तक ही रखना, अपने पैर उसमें डुबोना और फिर वापस आ जाना। तो फिर वहाँ पे बहुत सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है यह शहर। देखो यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इतनी चीज़ों को आप याद रखिए। अगर प्रश्न में जवाब लिखना हो तो आप यह लिख सकते हैं मांडवी शहर की विशेषता में कि यहाँ के राजा का महल है, पवन चक्किया है तथा समुद्र तट के कारण यह अधिक दर्शनीय बना हुआ है। ठीक है, और एक दूसरी एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे VRTI ग्राम्य संस्था है, और वह ग्राम्य संस्था में जो अस्पताल है ना बच्चों, वह अस्पताल इतना बड़ा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय है। सिर्फ देश वाले ही उसे जानते हैं ऐसा नहीं है, देश के बाहर भी वह अस्पताल इतना चर्चित है। वैसा अस्पताल यहाँ पे स्थित है, जिसका गांव है, वो गांव का नाम है बीडदा। वह गांव है बीडदा। इस गांव में यह अस्पताल है जो देश के बाहर भी बहुचर्चित है। और फिर मांडवी से आगे हम जैसे ही चलते हैं, वहाँ पे डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव, यह सब एक महत्वपूर्ण गांव इसलिए है कि वहाँ पे आर्थिक प्रवृत्तियाँ होती है, सबको रोजी रोटी मिलती है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नज़र आता है, यानी कि जैन प्रजा वहाँ पे ज़्यादा बसती है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। नलिया शहर बहुत चर्चित होगा बच्चों आप लोगों में, क्योंकि जब भी तापमान में ठंड का तापमान आता है तो पूरे गुजरात में नलिया का तापमान सबसे कम होता है, यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी लगती है। तो यह नलिया तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। 3 सेना है ना हमारी, पाईदल, वायुसेल, जल सेल। तो ये सेना में जो वायुसेना है उसका मुख्य अड्डा यहाँ पे स्थित है। ठीक है बच्चों, तो ये कच्छ की सैर हमने शुरू कर दी है। तो यह कच्छ की सैर हम यहाँ तक अब रखते हैं। अब दूसरी ज़्यादा सैर हम इस वक्त थक गए हैं तो फिर थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा सैर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।